बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत समझौतों का दौर था। वो अपनी पहली हुकूमत सदर और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बायस गंवा बैठी थी। इससे उन्होंने दो सबक सीखे थे। एक ये कि सदर की कुर्सी पर हर सूरत इंतहाई काबिल एतमाद शख्स होना चाहिए, वरना वो 58(2)B की ताकत से असम्बली तोड़कर हुकूमत को चलता करेगा, जैसा कि 1990 और 93 में हो चुका था। लिहाजा उन्होंने अपने सबसे काबिल एतमाद साथी फारूक खान लगारी को सदर की कुर्सी पर बिठाया था। दूसरा सबक उन्होंने ये सीखा कि एस्टेब्लिशमेंट और मजहबी हलकों से हर सूरत बनाकर रखी जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने भारत से सख्त रवैया अपनाया और दिफाई अखराजात पर समझौता न करने के बेशतर ऐलानात किए। उनके पहले दौरे हुकूमत में खालिस्तान तहरीक के सिलसिले में भारत की मदद करने और राजीव गांधी से 1-to-1 मुलाकात के मामलात भी थे। इसलिए इस बार भारत की मदद तो एक तरफ, मोहतरमा ने कश्मीर जिहाद और अफगान पॉलिसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और उसे बगैर मुदाखलत जू का तू चलने दिया। यूं बेनज़ीर भुट्टो ने अपने तौर पर ताकत के दो सतूनों के साथ अच्छी खासी बना ली थी और अब वो समझती थी कि वो आराम से 5 साल हुकूमत कर सकेंगी। लेकिन पार्लियामेंट में उनसे 2 कदम के फासले पर बैठे अपोजिशन लीडर ऐसा नहीं सोच रहे थे, क्योंकि मोहतरमा भुट्टो ने साबिक सदर गुलाम इसहाक खान की मदद से जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत किया था, वो खलिश एक आंस बनकर नवाज शरीफ के दिल में मौजूद थी। इसलिए उन्होंने हुकूमत के कायम होते ही इसके खात्मे के बयानात देने शुरू कर दिए। कभी वो कहते कि उनके पॉपुलर वोट्स ज़्यादा हैं, लिहाजा हुकूमत उन्हें मिलनी चाहिए। कभी वो नई हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगते और कभी ज़ियाउल हक के मीज़ार पर खड़े होकर कहते कि हुक्मरानों को रावल डैम में फेंक कर दम लेंगे। भुट्टो की गुलवतनी को भी मशकूक बनाने के लिए नवाज शरीफ पूरा जोर लगा रहे थे। वो कहते थे कि बेनज़ीर पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता कर रही हैं और कश्मीर जिहाद को नुकसान पहुंचा रही हैं। बयानात की दौड़ में उनके साथ जमात इस्लामी और MQM भी शामिल थी, लेकिन मोहतरमा भुट्टो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी, बल्कि वो सदर और एस्टेब्लिशमेंट से बेफिक्र होकर अपोजिशन को अपने हुकूमती ताकत के हाथ दिखा रही थी। उन्होंने अपोजिशन को टाइट करने के लिए नवाज शरीफ दौर की स्कीमों का एहतसाब शुरू कर दिया। फिर एक मौका पर नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ को उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी यूं के बाकायदा घसीट कर गाड़ी में डाला गया। फिर कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए और शेख रशीद भी, जो उस वक्त नून लीग में थे, एक मामूली केस में सलाखों के पीछे चले गए। जवाब में नवाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें कह तो रहे थे, लेकिन सरकार के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबों में से सिर्फ सूबा सरहद यानी KPK में मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम थी। बेनज़ीर भुट्टो ने वहां से भी नून लीग के वज़ीर आला पीर साबिर शाह को चलता किया और अपने वज़ीर आला आफ्ताब खान शेरपाव को मुंतखब करवा लिया। इस पर मुस्लिम लीग ने एहतजाज की कोशिश की तो हुकूमत ने 3000 पुलिस एहलकारों के जरिए तजावुज़ात के नाम पर नवाज शरीफ की रहायशगाह मॉडल टाउन लाहौर पर चढ़ाई करवा दी। पुलिस और LDA एहलकारों ने क्रेनों और बुलडोजरों की मदद से रहायशगाह के बाहर लगे हिफाजती जंगले, गार्ड्स के कमरे और दफातर गिरा दिए। गर्द नवाज शरीफ की रहायशगाह का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। जवाब में एक बार फिर अपोजिशन लीडर सख्त बयानात के साथ मैदान में आए। अपोजिशन के तमाम जमातें नवाज शरीफ के साथ इकट्ठी होने लगी और एक बार फिर एजेंडा सिर्फ वही था, यानी भुट्टो हुकूमत से निजात हासिल करना। चुनांचे अपोजिशन ने हुकूमत गिराने के लिए पहले से जारी तहरीक निजात को तेज से तेज तर कर दिया। अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात छपे, नारे और तराने बनाए गए और यूं धीरे धीरे तहरीक जोर पकड़ने लगी। इस तहरीक का नुक्ता अरूज या यूं कहिए कि टेस्टिंग पॉइंट तब आया जब अपोजिशन ने 20 सितंबर 1994 को मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी। इस हड़ताल की कामयाबी या नाकामी से पता चलना था कि अपोजिशन कितनी तगड़ी है और हुकूमत कितनी मकबूल या गैर मकबूल है। नुआए वक्त, जो उस वक्त दाएं बाजू का अखबार समझा जाता था, इस पर अपोजिशन के बयानात की शह सुर्खियां लगने लगी कि खेल खत्म हो चुका, अब बेनज़ीर को घर ही जाना होगा। लेकिन हड़ताल से सिर्फ 3 दिन पहले अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए। नवाज शरीफ के पुराने इंटरव्यू ने उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया
جہاں ان کے لیے حکومت پر تنقید کرنا تو ایک طرف اپنی صفائیاں دینا مشکل ہو گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نواز شریف نے پاک فوج پر منشیات فروشی کا الزام لگایا تھا، اور یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا یوں کہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مئی 1994 میں نواز شریف نے انہیں ایک انٹرویو دیا تھا جو 4 ماہ بعد یعنی ستمبر میں شائع کر دیا گیا۔ اس انٹرویو میں نواز شریف کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ جب وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے تو آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ISI سربراہ میجر جنرل اسد درانی ان کے پاس آئے تھے، اور دونوں اعلیٰ افسران نے ان سے یعنی وزیر اعظم نواز شریف سے کہا کہ افغان جہاد کے زمانے میں منشیات کا کاروبار عروج پر تھا۔ اس کاروبار سے اچھی خاصی فنڈنگ بھی جمع ہو جاتی تھی، جس سے خفیہ آپریشنز کیے جاتے تھے اور یوں قومی خزانے پر بوجھ بھی نہیں پڑتا تھا۔ برائے مہربانی اس منشیات کے کاروبار کو دوبارہ شروع کیا جائے یا جاری رکھا جائے۔ دلیل کے طور پر یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کی باقی افواج بھی خفیہ آپریشنز کے لیے بلیک منی ہی استعمال کرتی ہیں۔ پاکستانی فوج کے جنرلوں پر یہ الزامات، اور وہ بھی سابق وزیر اعظم کے منہ سے، ایک لرزہ خیز سٹوری تھی۔ اس خبر نے نواز شریف کو عوامی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ صرف نواز شریف ہی کٹہرے میں نہیں تھے، بلکہ وہ رپورٹر جس نے یہ انٹرویو لیا وہ بھی چاروں طرف سے تنقید کے زد میں تھا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سٹوری کے لیے انٹرویو کس نے لیا تھا؟ کامران خان نے۔ یہ انکشاف اتنا اہم تھا، آرمی چیف کو صدر مملکت سے اسی سلسلے میں ہنگامی ملاقات کرنا پڑی۔ سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے اسے فوج کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیا اور کامران خان کو ایک مہرے کا نام دیا۔ تاہم امریکہ نے کچھ تحقیق کے بعد کہا کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ پاک فوج کا منشیات کی سمگلنگ سے کوئی تعلق رہا ہو یا وہ کبھی منشیات کی سمگلنگ میں ملوث رہی ہوگی۔ ادھر مشکل میں گھرے نواز شریف نے 2 کام فوری کیے۔ پہلے تو انہوں نے انٹرویو کو جعلی قرار دیا اور کہا کہ یہ ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے جس میں حکومت بھی شریک ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے سازش کو چھوڑ کر نواز شریف کی تردید کو خوش دلی سے قبول کیا اور خبر کو من گھڑت قرار دے دیا۔ دوسرا کام نواز شریف نے یہ کیا کہ اخبار واشنگٹن پوسٹ پر $10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ انہوں نے اخبار پر الزام لگایا کہ 4 ماہ پہلے کی گئی بات چیت کو اب کیوں شائع کیا گیا ہے۔ میاں صاحب نے اخبار کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن پوسٹ نے 4 ماہ سے انٹرویو کو کیا ڈیپ فریزر میں لگا رکھا تھا۔ میاں صاحب صرف انٹرویو کے مدرجات سے ہی انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو سرے سے کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں۔ ان کا موقف تھا کہ آف دا ریکارڈ کی ہوئی گفتگو انٹرویو نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کامران خان اپنی سٹوری پر پوری طرح قائم تھے۔ واشنگٹن پوسٹ بھی اپنی خبر کے حرف حرف پر قائم ہونے کا اعلان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس انٹرویو کی آڈیو ٹیپس بھی موجود ہیں۔ نواز شریف نے جواب دیا کہ اگر کوئی ٹیپ ہے تو پیش کی جائے، لیکن نہ تو واشنگٹن پوسٹ نے آڈیو ٹیپ پیش کی اور نہ اس ہرجانے کے دعوے کا کچھ نتیجہ نکلا۔ بہرحال اس انٹرویو نے اپوزیشن کی تحریک نجات کو ڈیپ فریزر میں ضرور ڈال دیا۔ اگلا 1.5 سال یعنی ستمبر 1994 سے دسمبر 1995 تک اپوزیشن اتحاد بے نظیر بھٹو کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کر سکا، لیکن یہ سکون ایک طوفان کا پیش خیمہ تھا، اور یہ طوفان معاشی بحران، دھماکوں اور چاندی کے پیالوں سے پیدا ہوا۔ جب 1996 کا سال شروع ہوا تو بے نظیر بھٹو کی حکومت کو قائم ہوئے 2 برس گزر چکے تھے۔ نواز شریف تمام تر کوششوں کے باوجود حکومت گرانے میں ناکام رہے تھے، لیکن 2 برسوں میں وہ ایک بات سمجھ چکے تھے کہ جب تک صدر حکومت کے ساتھ ہیں تب تک بے نظیر بھٹو کو اقتدار سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اب اپوزیشن اور خصوصاً نواز شریف کے لیے صدر فاروق لغاری کو اپنے قریب کرنا ضروری تھا اور بے نظیر بھٹو سے دور کرنا ضروری تھا۔ آپ نے سنا ہوگا جہاں چاہ وہاں راہ، تو اس چاہ کے لیے راہ جنوری 1996 میں پیدا ہو گئی۔ جنوری میں صدر مملکت فاروق لغاری کے بیٹے اویس لغاری کی شادی تھی۔ نواز شریف نے ان کے بیٹے کی شادی پر مبارکباد دی اور ساتھ میں چاندی کا ایک پیالہ اور ایک خط تحفے میں بھیجا، جسے صدر مملکت نے قبول فرمایا، اور یہ چاندی کا پیالہ صدر اور اپوزیشن لیڈر میں راہ و رسم تیز کرنے کا وسیلہ بن گیا۔ ملاقاتیں اور چپکے چپکے باتیں ہونے لگی۔ صدر نواز شریف کے قریب ہو رہے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی، اور یہی ان کی تاریخی غلطی تھی۔
वो उस दिन तक सदर मुमलिकत को ताकत के खेल का अहम तरीन खिलाड़ी नहीं बल्कि महज अपनी पार्टी का एक रुकन समझती थी। लेकिन अब सदर मुमलिकत का जहन बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ होना शुरू हो गया था और इसकी वजह थी बेनज़ीर भुट्टो और आसफ अली जरदारी के खिलाफ छपने वाली होशरुबा करप्शन कहानियाँ। ये कहानियाँ कुछ सच्चाई और कुछ मुबालगा आराई पर मुबनी होती थी, लेकिन बहरहाल अपना असर रखती थी। इस तसलसल में जून 1996 में एक ऐसी स्टोरी मंजरेआम पर आई जिसने बेनज़ीर भुट्टो को इस खबर से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जितना वाशिंगटन पोस्ट के इंटरव्यू ने नवाज शरीफ को पहुंचाया था। हुआ ये कि 96 का आगाज़ दहशतगर्दी की लहर से हुआ। आलमी करप्शन इंडेक्स भी जारी हुआ जिसमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर था, जो सबका मुँह चढ़ा रहा था और माशी हालत भी ख़राब थी। ऐसे में दिफाई अखराजात 4 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे, जिसकी वजूहात में मिसाइल प्रोग्राम और फ्रांस से मिराज तैयारों समेत अगस्टा आबदोजों की डील भी शामिल थी। मोहतरमा भुट्टो के दौर में इन आबदोजों को लगभग 3.5 अरब डॉलर में खरीदा गया था। ये डील तो पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरत थी, लेकिन इसके साथ एक और कहानी जुड़ गई, किकबैक्स लेने की कहानी। जून 1996 में बरतानवी जरीदे संडे एक्सप्रेस में स्टोरी शाया हुई कि वज़ीर-ए-आज़म के शौहर आसफ अली जरदारी ने बरतानिया के इलाके सरे में 360 एकड़ पर मुश्तमिल जायदाद रॉकवुड स्टेट खरीदी है, जिसकी मालियत 25 लाख पाउंड यानी आज के मुताबिक तकरीबन 45 करोड़ रुपए बनती है। पाकिस्तान में रॉकवुड स्टेट की कहानी सरे महल के नाम से घर घर पहुंच गई और साथ में ये कहानी भी सीना बसीना फैली कि सरे महल दरअसल अगस्टा आबदोजों की किकबैक से लिया गया है। करप्शन, बदउनवानी और मुआशी बदहाली की खबरों के दरमियान इस स्टोरी ने जलती पर तेल का काम किया। तासुर फैला कि मुल्क के खराब मुआशी हालात इस वजह से हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल करके महल खरीद रही है। नवाज शरीफ ने इस मौके को खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असम्बली में अखबार लहराया, हुकूमत से जवाब मांगा और इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। शुरू में हुक्मरान खानदान ने महल की मलकियत से साफ इनकार किया। उन्होंने अखबार के खिलाफ दावा दायर करने का ऐलान भी किया। तारीख की यह हकीकत अपनी जगह है कि अगरचा बेनज़ीर भुट्टो और आसफ अली जरदारी ने डंके की चोट पर इस महल की मलकियत से इनकार किया, लेकिन 2004 में जब अभी मोहतरमा भुट्टो जिंदा थी तो आसफ अली जरदारी ने इसकी मलकियत तस्लीम कर ली थी। सरे महल की गूंज अभी फिजा में थी कि सालाना बजट पेश हो गया। बजट में नए टैक्स लगाए गए जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। अब नवाज शरीफ को एक और मौका मिल गया। उन्होंने सरे महल के बयानिए में बजट को भी शामिल कर लिया। नवाज शरीफ ने बजट के खिलाफ हड़ताल की कॉल तक दे दी। नवाज शरीफ ने अवाम से मुतालबा किया कि बिजली और गैस के बिलों को हुक्मरानों के मुंह पर दे मारा जाए। ये सच है कि तारीख खुद को दोहराती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि तारीख बहुत जल्दी खुद को दोहराने लगती है और हम फिर भी कुछ नहीं सीखते। नवाज शरीफ ने जिस तरह अवाम को गैस और बिजली के बिलों की अदायगी से रोका, यही अमल उनके खिलाफ 17 साल बाद इमरान खान ने यूं ही दोहराया। तारीख दोहराने का एक और दूसरा वाकया भी इसी दौरान पेश आ रहा था और वो यूं कि 1993 में जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने सदर गुलाम इसहाक खान से मिलकर नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई थी, नवाज शरीफ सिर्फ 3 साल बाद इसी तरह सदर फारूक लोगारी से मिलकर बेनज़ीर की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे और ये फार्मूला काम कर रहा था। 26 सितंबर 1996 को नवाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर फारूक लोगारी से मुलाकात की। मुलाकात में नवाज शरीफ ने सदर से करप्शन और माशी बदहाली का जिक्र करते हुए असम्बलियां तोड़ने का मुतालबा कर दिया। सदर फारूक लोगारी का जवाब तारीखी था। उन्होंने कहा ज़रूरी हुआ तो वो ऐसा ही करेंगे। ये वो लम्हा था जब शायद बेनज़ीर भुट्टो को पहली बार एहसास हुआ कि सदर उनकी पार्टी के कारकुन नहीं बल्कि एक ताकतवर ओहदे पर ताकतवर इख्तियारात के साथ एक ताकतवर खिलाड़ी हैं और उन्हें मजीद इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने हुकूमत बचाने की कोशिश की और खुद सदर से मुलाकात के लिए पहुंच गई। 6 घंटे चलने वाली मुलाकात में खूब गिले शिकवे हुए। उस वक्त वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा ये भी चल रहा था कि अदालतों में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे हुई। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जजेस की तैनाती के मामले पर मौजूद इस डेडलॉक को भी ख़त्म किया।
दूसरा मसला करप्शन की आए रोज छपने वाली खबरों का था। इस पर दोनों रहनुमाओं में बदउनवानी के खिलाफ तहकीकात के लिए एहतसाब कमीशन कायम करने पर इत्तफाक हुआ, क्योंकि उस वक्त तक नैब का इदारा तश्कील नहीं पाया था। मुलाकात ख़त्म हुई तो बेनज़ीर भुट्टो खुश थी कि मामलात हल हो गए हैं, और अपोजिशन परेशान थी कि कहीं सदर मुमलिकत उनसे किए गए खुफिया वादों पर यू टर्न ना ले लें। नवाज शरीफ ने तो ये तक शिकवा कर दिया कि बेनज़ीर को मजीद मोहलत देना पाकिस्तानी कौम से नाइंसाफ़ी होगी। बेनज़ीर भुट्टो ने सदर से मुलाकात में करप्शन के खात्मे और तहकीकात के लिए जिस कमीशन को कायम करने का वादा किया था, उसका बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। लेकिन इस एहतसाब बिल में एक मसला था, वो ये कि अगर ये बिल मंजूर होता तो उसके मुताबिक सिर्फ सियासतदानों ही का नहीं बल्कि जजेस और जनरलों का एहतसाब भी खुले आम होना था, और ये बात ताकतवर हलकों के लिए नाकाबिल कबूल थी। इसके साथ साथ यही वो नुक्ता था जिसे अपोजिशन ने खूब इस्तेमाल किया। ये सब इस पस मंजर में हो रहा था कि अपोजिशन के एहतजाज पर लाठी चार्ज और शेलिंग जारी थी, और जुलूसों में अलविदा अलविदा बेनज़ीर अलविदा के नारे भी गूंज रहे थे। माशी हालात ख़राब हों तो अपोजिशन की दाल खूब गलती है, लेकिन एहतजाज के सिलसिलों के दरमियान ही अचानक वो माशी बहरान जो 1.5 साल से मुल्क को घेरे हुए था, उसके ख़त्म होने के इम्कानात पैदा हो गए। हुआ ये कि मुल्क की मईशत कम अज़ कम $70 करोड़ के खसारे में थी। अब बेनज़ीर के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो IMF के पास जाएं, लेकिन चूंकि बेनज़ीर ने अमेरिका के बेपनाह इसरार के बावजूद एटमी प्रोग्राम पर कंट्रोल के मुआहदे CTBT पर दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए बेनज़ीर को कर्ज मिलने में मुश्किल पेश आ रही थी। IMF ने टका सा जवाब दे दिया था कि उधार तभी मिलेगा जब वज़ीर-ए-आज़म दिफाई अखराजात कम करेंगे, क्योंकि 1996 के बजट में बेनज़ीर भुट्टो ने दिफाई अखराजात में कमी से इनकार करते हुए डिफेंस बजट 16 अरब रुपए बढ़ा दिया था। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक ने भी ये धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने अपनी तरजीहात दुरुस्त ना की तो इमदाद के लिए नाअहल कर देंगे। जवाब में बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि वो इस्तीफ़ा दे देंगी, लेकिन दिफाई अखराजात में कमी नहीं करेंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर भी दिफाई अखराजात के मसले की वजह से नाकाम हुआ था। बेनज़ीर अपनी पोजीशन से पीछे हटने पर तैयार नहीं थी, न IMF वाले तैयार थे। यूं एक डेडलॉक पैदा हो गया जिसकी वजह से माशी हालात ख़राब से ख़राब तर हो सकते थे। एक तरफ माशी हालात ख़राब हो रहे थे तो दूसरी तरफ अपोजिशन के बयानात अलग दबाव बने हुए थे। नवाज शरीफ ने कहना शुरू कर दिया था कि कर्ज के लिए एटमी प्रोग्राम पर सौदेबाजी की जा रही है और कौम बेनज़ीर का कोई मुआहदा कबूल नहीं करेगी। उन्होंने बेनज़ीर को भिखारी भी करार दिया, लेकिन इस सारे दबाव के बावजूद IMF और हुकूमत का डेडलॉक ज़्यादा देर बरकरार ना रह सका। बेनज़ीर की कोशिशों से IMF कर्ज देने पर मान तो गया, लेकिन उसने ये शर्त रख दी कि अगर हुकूमत दिफाई अखराजात कम नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन रुपए की कदर कम करें, सेल्स टैक्स बढ़ाए और ज़रूरी टैक्स नाफिज करें। बेनज़ीर ने यह शर्त मान ली और एक मिनी बजट पेश कर दिया। सरे महल सदर से ख़राब ताल्लुकात और जून का महंगा बजट, ये वो मसाइल थे जो पहले से सर उठाए खड़े थे। इनमें मिनी बजट आखिरी कील साबित हुआ। मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आया। डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया। पेट्रोल, गैस, बिजली और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें भी ऊपर चली गई। यानी मुआशी बहरान ख़त्म, लेकिन महंगाई तूफान शुरू हो गया। बेनज़ीर भुट्टो एक तरफ सदर मुमलिकत को करीब लाने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ उनका मातहत इदारा इंटेलिजेंस ब्यूरो सदर लुगारी और जजेस के फ़ोन टेप कर रहा था, और किसी ने ये बात सदर फारूक लुगारी और जजेस को बता दी कि बेनज़ीर के हुक्म से आप लोगों के फ़ोन टेप हो रहे हैं। इस बात का इतराफ़ IB चीफ मसूद खटक ने खुद किया है। अब सदर मुमलिकत एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो से सख्त खफा हो गए, इतने खफा कि उन्होंने हुकूमत से जान छुड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। यह भी कहा जाता है कि वो मुल्क में सदारती निज़ाम यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते थे और उसके लिए राह हमवार कर रहे थे। अब ये कोई नहीं जानता कि सदारती निज़ाम का लालच उन्हें किसी ने दिया था या वो खुद इस धोखे का शिकार हुए थे। जो भी था, लेकिन अब वो हुकूमत गिराने का फैसला कर चुके थे। लेकिन इसमें छोटा सा मसला था, और वो ये था कि हुकूमत गिराने के लिए इस ज़माने में और शायद आज भी दोनों जगह से हाँ का इशारा ज़रूरी होता है।
एक अमेरिका और दूसरा पाक फौज की तरफ से। अमेरिका से इसलिए कि अगर वो नई हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दे या नई हुकूमत के साथ ताउन ना करें तो मसाइल पैदा होंगे। जमहूरियत के नाम पर मुआशी पाबंदियां भी लग सकती हैं और इस बात का भी इम्कान है कि अमेरिका नई हुकूमत को तस्लीम करने से ही इनकार कर दे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाँ की ज़रूरत इसलिए होती है कि जब असम्बलियाँ तोड़ी जाएं तो हुक्मरान जमात के कारकुनों की तरफ से सख्त मुज़ाहमत को रोका जा सके या इसके इम्कान को कम किया जा सके। लेकिन सदर लुगारी के सामने मामला ये था कि 29 अक्टूबर 1996 तक बज़ाहिर बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका की पसंदीदा शख्सियत थी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी उनका कोई खुला इख्तलाफ नहीं चल रहा था। तो फिर असम्बलियाँ तोड़ी जाएं तो कैसे? ऐसे में जब काजी हुसैन अहमद कारकुनों की शहादत पर सरापा एहतजाज थे और नवाज शरीफ बेनज़ीर बकाओ तहरीक चला रहे थे और बेनज़ीर भुट्टो का भाई मुर्तज़ा भुट्टो अभी चंद हफ्ते पहले कत्ल हुआ था। 30 अक्टूबर के अखबारात में छोटी सी खबर शाया हुई, ये अमरीकी बयान था, पाकिस्तान में कोई शख्सियत उनकी पसंदीदा नहीं है, उन्हें हर रहनुमा कबूल है, ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल था। इस खबर के 6 रोज बाद सदर फारूक लोगारी ने असम्बलियां तोड़ दी और बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत को घर भेज दिया। बेनज़ीर भुट्टो बरतरफी पर सख्त हैरान थी। वो कहती थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने का कोई जवाज़ नहीं था क्योंकि मुआशी बहरान IMF के पैकेज से ख़त्म हो चुका था। करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब कमीशन कायम हो रहा था और मुर्तज़ा भुट्टो के कातलों के ऊपर तफ्तीश जारी थी। इसलिए वो सदर फारूक लोगारी पर इल्ज़ाम लगाती थी कि बड़े मसाइल के हल होने के बावजूद उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, तो उसकी सिर्फ एक वजह थी कि सदर फारूक लोगारी मुर्तज़ा भुट्टो के कातलों को बचाना चाहते थे। करप्शन के ऊपर उनका बयान ये था कि अगर कोई करप्शन थी तो उसके ऊपर अदालत में जाना चाहिए था। इसके जवाब में फारूक लोगारी कहते हैं कि अगर वो बेनज़ीर हुकूमत बरतरफ ना करते तो चंद रोज़ में मुल्क का दिवालिया निकल जाता। किस्सा कुछ भी हो, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो कभी इक़्तिदार में वापस ना आ सकी और ना कभी कोई सदर दोबारा 58(2)B का इस्तेमाल कर सका और ना ही फारूक लोगारी सदारती निज़ाम लाने या अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुए।